दिवाली से पहले जीएसटी कटौती का तोहफा लोगों को मिल सकता है। जीएसटी रिफॉर्म का फायदा लोगों को जल्दी देने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म के फैसले 22 सितंबर से पहले भी लागू हो सकते हैं। खबर की डिटेल जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, जो जीएसटी को लेकर सरकार रिफॉर्म का एजेंडा लेकर आई थी, जिसको लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी सहमति जता दी है। अब 3 और 4 सितंबर को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इन सभी फैसलों को 22 सितंबर तक लागू करने की योजना बना रहा है। यानी जितने भी फैसले होंगे जो कि आम कंज्यूमर से जुड़े हुए होंगे, जिसमें लोगों को राहत मिलने वाली होगी, यानी कि मोस्टली जो 2 स्लैब वाली का प्रपोजल है, और साथ ही साथ बहुत सारे आइटम्स पे जीएसटी कटौती हुई, क्योंकि जो 28% और 12% का स्लैब खत्म हो रहा है, लिहाजा 5% और 18% में जितने भी आइटम्स कम होकर आएंगे, उन तमाम फैसलों को लागू करने की जो डेडलाइन होगी वो 22 सितंबर से पहले होगी। 22 सितंबर तक इन तमाम बड़े फैसलों को आप इंप्लीमेंट होता हुआ देख सकते हैं। तो सरकार की ये योजना है। लेकिन मैं बता दूं कि जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी तमाम वित्त मंत्री उसके मेंबर्स होते हैं, और इस पर सबकी सहमति बनना बहुत जरूरी होता है। तो चाहे वो इंप्लीमेंटेशन की डेट हो, चाहे कोई भी फैसला हो, सभी की वहां सहमति से होता है। हालांकि कोशिश यही की जा रही थी, जैसे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी ये कोशिश की गई, और वहां पर सबको सफलता हाथ लगी है, और सबने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सभी ने एक सुर से कहा कि ये जो जनता से जुड़े हुए फैसले हैं उनको तत्काल लागू किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में उसको गो अहेड दिया और प्रपोजल को जीएसटी काउंसिल में भेजा। लिहाजा अब जीएसटी काउंसिल की जैसे ही बैठक होगी और फैसले आएंगे, उसको इंप्लीमेंट करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये तमाम जितने बड़े फैसले हैं उनको 22 सितंबर तक लागू कर दिया जाएगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और अब बात करते हैं मार्केट की। तो कारोबारी हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ हुई है। सेंसेक्स निफ्टी में 0.5% की बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 329 पॉइंट चढ़ा है। निफ्टी ने 98 पॉइंट की बढ़त ली है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। मार्केट की डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन को समझा जाए तो देखिए, हमें बाजार के अंदर एक मिक्स बिजनेस देखने को मिला है। जिस तरफ जो ग्लोबल संकेत थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नोट में थे। जेरोमी पोवेल के स्पीच के बाद जो आईटी पैक है, वहाँ पे एक अच्छा खासा जोश देखने को मिला। करीब करीब 2% की बढ़त के साथ आईटी पैक बंद हुआ है। वही बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ड्रेन आउट होता हुआ सेशन दिखाई दिया है, लेकिन मिड कैप, सेंसेक्स, स्मॉल कैप और साथ में निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। और फाइनली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ये स्लाइटली ऊपर जाके इन ग्रीन में क्लोज हुए हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। इनफैक्ट अगर आज पेपर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। इन्फोसिस में अच्छी खासी तेजी, टीसीएस अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ। एचसीएल टेक और विप्रो, जैसे कि मैंने बोला था कि आईटी पैक में शानदार तेजी का मोमेंटम बना हुआ था, जिसके बाद ये तेजी बनी रही। और निफ्टी के जो पहले 4 गेनर्स हैं, वहाँ पे आईटी पैक में ही जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं उनका ही नाम शुमार है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो अडानी एंटरप्राइजेज फ्लैट नंबर्स के साथ बंद हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमें एक हल्की फुल्की कमजोरी देखने को मिली है। अब डायरेक्टली आते हैं मिड कैप। मिड कैप में आप देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स में अच्छा खासा हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। करीबन 4.5% की बढ़त यहाँ पे देखी गई है। आईआरबी इंफ्रा करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। पेज इंडस्ट्रीज में अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं, और मिड कैप आईटी में एम्फेसिस में भी अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखी गई है। अब बात करते हैं कि लूजिंग साइड में कौन रहा है। देखिए, सुंदरम फाइनेंस में करीब 6% का डाउन साइड देखने को मिला है। एल&टी फाइनेंस करीबन 2.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स और सुज़लॉन एनर्जी भी आज हल्की फुल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा मार्केट देखें तो मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम था वो आज के सत्र में देखा गया है। पिछले कुछ समय से भारत और चीन के रिश्ते सुधरे हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते दोनों देशों का व्यापारिक रिश्तों को लेकर बेहतर बनाने का फोकस बढ़ा है। चीन में एक्सपोजर रखने वाली कंपनियों को भी इस दोस्ती का फायदा मिल रहा है। पूरा मामला समझा रहे हैं यतिन मोता। गलवान घाटी की जो क्लैशेस हुई थी उसके बाद भारत और चीन के रिलेशंस ने नया लो एस्टैब्लिश किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स के द्वारा काम किया गया है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अगस्त 29 से आपको दिखेंगे कि प्रधानमंत्री चीन और जापान के 4 दिन के दौरे पे हैं, जहां वो चाइना में काफ़ी सारे
इकोनॉमिक टाइज को और दूसरे देशों के साथ एक बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं फोकस है चाइना के साथ रिश्ते सुधारने में। जो अप्रूवल्स थे, अगर हम कंपनियों के देखें तो काफ़ी समय से फाइलें अटकी हुई थी, लेकिन देखते हैं कौन से कंपनियां बेनिफिट करेंगी भारत और चाइना के इंप्रूविंग रिलेशंस के हिसाब से। सबसे पहले ऑब्वियसली टाटा मोटर्स आता है, जिनका JLR का जो जॉइंट वेंचर है शेरी मोटर्स के साथ, यहाँ से 30% कंसोलिडेटेड वॉल्यूम आता है, लगभग 1/3 सेल्स जो है चाइना से आती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा टाटा मोटर्स को होगा और शायद इसीलिए स्टॉक में भी आप 2-3% का मूव देख रहे हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली डिक्सन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी भारत की जो EMS कंपनी है, अगर हम बात करें तो चाइना के साथ इन्होंने 2 जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश करने के अप्रूवल्स डाले, जिसमें से एक तो अप्रूव हो गया, जो लॉन्ग चेयर के साथ स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का JV था 7426 का, उसको अप्रूवल मिला। लेकिन अब बात ये चल रही है HKC ओवरसीज और यूहाई के साथ जो हाई प्रिसिशन मोबाइल स्क्रीन्स बनाने के लिए और दूसरे कंपोनेंट्स बनाने का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लान है, इस डील को भी बहुत जल्द अप्रूवल मिल सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रही हैं और फाइलें मूव हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम EMS पैक में से देखें तो एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चर में 2 कंपनियों पे फोकस रहेगा। सबसे पहले PGEL और E-पैक, दोनों ही कंपनियां जो हैं कंप्रेसर्स के लिए चाइनीज़ पार्टनर्स के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहती हैं। इनफैक्ट E-पैक की बात करें तो कंप्रेसर्स के अलावा जो हाइसेंस करके एक बड़ा ब्रांड है चाइना का, उसके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर के अंदर वो वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की योजना उनकी है, जिसके अंदर टीवी, AC, फ्रिज वगैरह बहुत सारे कंपोनेंट्स वो मैन्युफैक्चर करेंगे, वाइट गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये दोनों स्टॉक्स में भी अच्छी खासी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ओलेक्ट्रा, BYD की जो बसेज हैं उसका जो बैटरी पैक है वो ओलेक्ट्रा अभी करंटली यूज़ करता है। इनकी योजना थी तेलंगाना में कुछ सालों पहले BYD के साथ एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला जाए, एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला जाए। उसको कहीं ना कहीं अब तीव्रता मिल सकती है और शायद इसीलिए आज स्टॉक 6-7% की तेजी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है। और अगर हम केमिकल शेयर्स में देखें तो UPL, शारदा क्रॉपकेम, इनके बहुत सारे रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स जो हैं चाइना से बन के आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, पिछले दिनों देखा फर्टिलाइजर में भी जो है इंपोर्ट पे राहत मिल रही थी भारतीय कंपनियों को और रॉ मटेरियल्स पे भी राहत मिल रही थी। तो क्रॉपकेम सेगमेंट में UPL और शारदा क्रॉपकेम, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और आखिर में किंगफा, ये एक चाइनीज़ पेरेंटेज वाली कंपनी है जिसके अंदर पिछले ही हफ्ते काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग SBI म्यूचुअल फंड ने 500 करोड़ रुपए का फंड रेज किया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चाइनीज़ कंपनियां हो या चाइनीज़ जॉइंट वेंचर हो, इन सब लिस्टेड कंपनियों को एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है मोदी की मीट के पहले। इधर ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। फिच ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को स्टेबल आउटलुक के साथ BBB- पर बरकरार रखा है। एजेंसी का कहना है कि FY26 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.5% की मजबूत रेट से बढ़ सकती है। एजेंसी ने कहा है कि GST में प्रस्तावित सुधार और दूसरे नीतिगत फैसलों से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका को होने वाले निर्यात का भारत की GDP में केवल 2% हिस्सा है, इसलिए इस टैरिफ का सीधा प्रभाव बहुत ही मामूली होगा। त्योहारों से पहले कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों के डार्क पैटर्न पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री ने इसकी समीक्षा की है और विभाग को डार्क पैटर्न अपनाने वाली कंपनियों के साथ कड़ाई से पेश आने के निर्देश दिए हैं। खबर की डिटेल दे रहे हैं असीम मनचंदा। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां कई तरह के हथकंडे अपनाती हैं। इसमें क्लिक बेट करती हैं उपभोक्ता को, उनके शॉपिंग कार्ट में कोई भी चीज अपने आप ही जोड़ देती हैं। इतना ही नहीं, उनको फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाती हैं, कहते हैं कि 1 घंटे के बाद आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय उसने ऐसे 13 पैटर्न्स हैं जिनको कि डार्क पैटर्न माना है और जो 7 और जून में कंपनियों को निर्देश दिए थे कि आप अपने यहाँ से इन डार्क पैटर्न को हटाने की शुरुआत कर दीजिए। जल्दी ही फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन मंत्रालय ने पाया कि अभी भी कई सारी कंपनियां डार्क पैटर्न अपना रही हैं। इसको लेकर के जो कंज्यूमर अफेयर मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की, इस पूरे मामले की समीक्षा की और निर्देश दिए अपने अधिकारियों को कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जो कंज्यूमर है उनके साथ पूरी तरह से पारदर्शिता बरतनी होगी। किसी भी तरह से कंज्यूमर को डार्क में अंधेरे में रखा नहीं जा सकता, डार्क पैटर्न के जरिए उनको चीट नहीं किया जा सकता। तो अब मंत्रालय अब इन नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रहा है और जल्दी ही आप ई-कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई होती हुई भी देखेंगे।
आम टैक्स पेयर्स के लिए एक राहत की खबर है। इनकम टैक्स विभाग सिर्फ उन्हीं लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगालेगा जिन पर सर्च एंड सीजर की कार्रवाई चल रही है। सीबीडी के मेंबर RN परवाल CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि नए इनकम टैक्स एक्ट को लागू करने के लिए रूल्स की ड्राफ्टिंग का काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और नया एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यह सभी सामान्य करदाताओं के लिए लागू होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यह जो पावर है, एक तो ये पावर पहले से भी हमारे पास थे। जो हमारा सर्च का सेक्शन था 132 और जो सर्वे का 133 है, उनमें हमारे पास पावर था। इसको हमने आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको स्पष्ट शब्दों में लिख दिया। यही काम हमने किया। और जहां तक ये बात है कि यह केवल उन्हीं लोगों पे लागू होगा जिनके अगेंस्ट में हम सर्च एंड सीजर कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं। तो एक साल में, जैसे पिछले साल में करीब 1500 ग्रुप कवर हुए थे, करीब 6000 वारंट इश्यू हुए थे। तो बस इतने ही लोगों के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हमारे सर्च सीजर का रिजल्ट है, हम तो इसीलिए जाते हैं कि काला धन हम पकड़ सकें, उसके हम सबूत पकड़ सकें। तो आजकल जो सबूत हैं या जो हमारे डुप्लीकेट सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम बोलते हैं, वो सबके सब क्लाउड पे या चले गए हैं। तो वहां हमको एक्सेस करना बहुत जरूरी है, तभी हम ये काम कर सकते हैं। जहां तक आपने कहा कि लोगों की कैसे हम इसका ये केयर करेंगे, तो इसके लिए हम डिटेल्ड SOP भी लेके आएंगे। और वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा आयकर अधिनियम 61 था और अभी जो आया, दोनों में SSCs के जो भी डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसमें किस समय डिस्क्लोज करना है, इसका भी प्रावधान ऑलरेडी है। दिल्ली मेट्रो में आज से किराया बढ़ गया है। इसमें सभी लाइनों पर दूरी के हिसाब से 1 रुपये से 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। अब न्यूनतम किराया हो गया 11 रुपये और अधिकतम किराया 64 रुपये। अधिकतम किराया 32 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा पर लागू होता है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। ये बदलाव दिल्ली मेट्रो की संचालन लागत और सेवाओं में सुधार को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दिल्ली सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर है, लेकिन CNG समेत बाकी विकल्पों को तुरंत बंद करने जैसा कोई इरादा नहीं है। ऐसा कहना है दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह का। उनसे बात की है रोहन सिंह ने। हम जो EV पॉलिसीज के ऊपर काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने उसको डिले किया है कि थोड़ा सा और पब्लिक डोमेन में चले जाएं, पब्लिक डोमेन की भी ओपिनियंस ले लेंगे। उसके बाद एक साथ कुछ नहीं हटाएंगे। जो है उसको टाइम आउट, अभी आपने देखा होगा, हम तो सुप्रीम कोर्ट भी गए, सब जगह अपनी रिक्वेस्ट डाल के आए हैं कि भाई दिल्ली को मौका दिया जाए। EV को लाना, EV को आगे बढ़ाना दिल्ली की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब चीज खत्म कर रहे हैं। इसी पे चर्चा चल रही है और ये चर्चा का कंक्लूड होगा और फरवरी एक लास्ट डेट दी है, उससे पहले भी हम लेकर आ सकते हैं। सर ये बताइए कि बसेस की बात की आपने बहुत इनिशिएटिव लिया, देवी इनिशिएटिव दिख रहा है सबके सामने। आने वाले कुछ सालों में दिल्ली को कितने इलेक्ट्रिक बसेस की जरूरत है और कितना आपके पाइपलाइन में है? देखिए, मैंने बोला रूट सिलेक्शन चल रहेगा और हमारी साल के अंत तक 5000 बसें इलेक्ट्रिक की हो जाएंगी। तब तक हमारी रूट सिलेक्शन भी हो जाएगी। जितनी जरूरत होगी उतनी बसें बिल्कुल रहेंगी। और मेरा टारगेट पहले दिन से था, आपके चैनल के माध्यम से था, कि लास्ट माइलस्टोन जहां तक बसें नहीं पहुंच पाती वहां बसें पहुंचाना, वहां के लोग को सुविधा देना भी मेरी प्रायोरिटी है। करप्शन या फिर किसी क्रिमिनल केस में 30 दिन की जेल के बाद PM हो या CM पद खाली करना पड़ेगा। ये बिल जो लाया गया है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि बिल संसद से पास होगा और ज़रूर कानून बनेगा। उन्होंने ANI के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू में राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं को घेरा है। पूछा है, मनमोहन सिंह की सरकार में लालू यादव को बचाने वाले अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंक दिया था।
और अब उनकी नैतिकता कहां चली गई। उन्होंने कहा कि जेल से सरकार नहीं चल सकती और सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं। और अगर इस तरह से इस समाज जीवन का, नैतिकता का स्तर आप राजनीति का और समाज जीवन का नीचे ले जा रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। और अगर मैं अब पूछता हूं, आप मुझे पूछ रही हैं, तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने चाहिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहां जरूरत है। उनके 2 चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने तो आज पूछ लिया, आप इनका इंटरव्यू कर पूछ लो उनको। अपराध की सजा पर पीएम सीएम को उनके पद से हटाने वाले बिल पर बवाल जारी। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। दागियों पर प्रहार, राहुल क्यों नहीं तैयार, शाम 7:57 पर। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने 5,477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी के साथ साबरमती से कटोसन रोड ट्रेन और कार लोडेड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल देवव्रत आचार्य समेत तमाम नेता मौजूद थे। एशिया कप 2025 से पहले ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम्स के लीड स्पॉन्सर से हटने का फैसला किया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने 25 अगस्त को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला बिल पास हो चुका है। इसके चलते अब बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच साझेदारी नहीं रहेगी। नए कानून के तहत ड्रीम 11 जैसे रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि ड्रीम 11 ने 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए में 3 साल का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नलूना के पास लैंडस्लाइड हुआ है। पूरी घटना की जो तस्वीर आई है वो हैरान करने वाली है। पहाड़ से पत्थरों की एकाएक बारिश होने से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत रही कि पत्थरों की चपेट में कोई आया नहीं। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर भारी मात्रा में पत्थर आने से आवाजाही रोक दी गई है। फिलहाल पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है। दूर भी आ सकते हैं पत्थर। इधर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज बारिश के कारण मेहला के पास चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी है। लगातार गिरते पत्थर और मलबे से हालात और खतरनाक हो गए हैं, जिससे कुल्लू मनाली और मणिकर्ण जाने वाले सैकड़ों पर्यटक और श्रद्धालु फंस गए हैं। एनएचएआई की टीम सड़क को जल्द बहाल करने में जुटी है, जबकि प्रशासन ने मार्ग खोलने का भरोसा दिलाया है। प्रदेश में 30 घंटे से बारिश जारी है। वहीं लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रे में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज हुई है और मौसम विभाग ने कांगड़ा, चंबा और मंडी जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के हाथ भले ही निर्दोष भारतीयों के खून से रंगे हों, लेकिन तमाम तनाव और कूटनीतिक रुकावट के बाद भी भारत ने मानवता नहीं छोड़ी। भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर चेतावनी दी है और इससे कई पाकिस्तानियों को समय रहते रेस्क्यू किया जा सका है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने भी माना है कि भारत ने उसे वार्निंग दी थी।
24 अगस्त की सुबह भारत के उच्चायोग ने इस्लामाबाद को सतर्क किया कि जम्मू की तवी नदी में भीषण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत से मिली इस चेतावनी के आधार पर तुरंत अलर्ट जारी किया। हालांकि इस मानवीय मदद को भी पाकिस्तान भुनाने में लगा हुआ है और इसे सिंधु जल समझौते से जोड़ रहा है, जबकि भारत ने सिंधु जल समझौते को पहलगाम हमले के बाद ही रद्द कर दिया था। परसों गणेश चतुर्थी है। मुंबई, महाराष्ट्र समेत पूरे देश में 10 दिन का उत्सव शुरू होने वाला है, लेकिन मुंबई के लाल बाग में बप्पा का पट खुल चुका है। आइए देखते हैं लाल बाग चा राजा की पहली झलक। तुझ्या चरणी सुखा